रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठिए ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो करते हैं दोस्तों क्लास को स्टार्ट। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आप बार बार कमेंट कर रहे थे कि केमिस्ट्री के भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए, हम केमिस्ट्री में वीक है। तो दोस्तों आज हम लाए हैं केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के दोस्तों 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो वस्तुनिष्ठ भी है, अति लघुतरात्मक भी है और लघुतरात्मक भी। हर प्रकार के दोस्तों हम क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को आप बिना आगे लिए स्टार्ट करिए और करते हैं क्लास को हम भी स्टार्ट। तो यदि आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो पहले टेलीग्राम ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के आधार पर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हम आपको क्विज एक नंबर के क्वेश्चन और हम आपको पीडीएफ भी दी जाती है वहां पर। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में किस प्रकार का बंधन आकर्षण बल है? आयनिक ठोस में किस प्रकार का बंधन आकर्षण बल है? ए है लंदन बल, बी है स्थिर विद्युत बल, धात्विक बल और सहसंयोजक बल। लंदन बल दोस्तों पाया जाता है, आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, उसमें पाया जाता है अध्रुवीय आणविक ठोस। स्थिर विद्युत बल इसे ही कहते हैं कुलामी बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल, या यहाँ पर दोस्तों बंधन आकर्षण बल पहले दिया हुआ है इसलिए स्थिर विद्युत बल, इसे स्थिर विद्युत आकर्षण बल भी कहते हैं। ये पूरे ही आकर्षण बल है, इसे ही कुलामी बल कहते हैं। स्थिर विद्युत बल या आकर्षण कुलामी बल यह होता है आयनिक ठोस का। तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। और सी धात्विक बल किस में पाया जाता है? धात्विक ठोस में। और सहसंयोजक बल में पाया जाता है दोस्तों सहसंयोजक बंध। ठीक है, क्वेश्चन क्रमांक 2 है अपने पास, क्वार्ट्ज निम्न में से किस प्रकार का ठोस है? आणविक ठोस, आयनिक ठोस या फिर धात्विक ठोस या फिर नेटवर्क ठोस। क्वेश्चन क्रमांक 2 ये कह रहा है अपने पास। तो बताइए क्वेश्चन क्रमांक 2, क्वार्ट्ज निम्न में से किस प्रकार का ठोस है? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, नेटवर्क ठोस। तो दोस्तों क्वार्ट्ज SiO2 किस प्रकार का ठोस होता है? सहसंयोजक ठोस। इसलिए ही मैंने यहाँ पर सहसंयोजक ठोस नहीं दिया है। स्टूडेंट याद करके जाता है सहसंयोजक ठोस, नहीं आता है वो आणविक ठोस करके आ जाता है। दोस्तों सहसंयोजक ठोस और नेटवर्क ठोस एक ही होता है। बोर्ड परीक्षा 2017 या 18 में पूछा गया है सहसंयोजक क्वार्ट्ज, तो यहाँ पर यह हो जाएगा नेटवर्क ठोस। तो नेटवर्क ठोस इसका आंसर होगा, इसे ही सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं। क्वार्ट्ज, हीरा और ग्रेफाइट ये नेटवर्क ठोस होते हैं। अगला है सरल घनीय जालक में। सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता है ए 52.4%, 68%, 74%, 76.5%, 76.5%। तो दोस्तों सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता कितनी होती है? सरल घनीय जालक में संकुलन क्षमता होती है 52.4%, 52.4%, जबकि यहां पर 74% होती है दोस्तों अपने पास। यहां पर 68% होती है अंतः केंद्रीय घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता की होती है। और 74 की अपने पास अष्टफलकीय की होती है। अष्टफलकीय रिक्तियों का स्थान निर्धारण करना। SCP और CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता की होती है 74%। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्रमांक 4 है, विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष का अक्षीय कोण कितना है? तो दोस्तों आप इसको जरूर याद कर लेना। ये सारणी आपके NCERT बुक में दी हुई है। आपको इसका अक्षीय कोण भी दिया हुआ है, अक्षीय दूरियां दी हुई है और उदाहरण, सबके 1-2 उदाहरण याद कर लेना दोस्तों। और इसकी अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण तो आप 100% याद करना दोस्तों। क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाएगा, आज तक पूछा गया है दोस्तों और आगामी वर्ष में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्रमांक 4 है, विषम लंबाक्ष और एकंताक्ष का अक्षीय कोण कितना है वो आपको बताना है। यहाँ पर कोई वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है। तो आपको अब किस प्रकार लगाना है? देखिए 2 क्वेश्चन पूछे गए, तो पहले हेडिंग लगाना विषम लंबाक्ष। तो विषम लंबाक्ष की होती है, विषम लंबाक्ष को ही कहते हैं दोस्तों विषम लंबाक्ष। इसकी होती है अक्षीय कोण अल्फा, बीटा और गामा, तीनों ही होते हैं 90 डिग्री के। तीनों ही कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। जबकि एकंताक्ष होते हैं, एकंताक्ष का होता है दोस्तों अल्फा और गामा, ये तो 90 डिग्री होगा लेकिन बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। जबकि विषम लंबाक्ष में तीनों ही बराबर होंगे, जबकि एकंताक्ष में दोनों बराबर होते हैं अल्फा गामा,
लेकिन बीटा बराबर नहीं होता, यानी बीटा 90 डिग्री का नहीं होता। अगला क्वेश्चन क्रमांक 5 देखिए, एकक कोष्टिका को अभिलक्षणित करने वाले पैरामीटरों के नाम बताइए। एकक कोष्टिका को अभिलक्षित करने वाले पैरामीटर 6 होते हैं दोस्तों, ए बी सी, अल्फा बीटा गामा, ए बी सी अल्फा बीटा गामा। अब जहां पर ए बी सी क्या है, ए बी सी है दोस्तों किनारों की विमाएं, ए बी सी किनारों की विमाएं होती है, जबकि अल्फा बीटा किनारों के मध्य कोण होते हैं, जिसमें अल्फा होता है वो बी और सी, यानी बी और सी जो विमाएं होती हैं उनके मध्य कोण होता है, और जो बीटा होता है वो होता है अल्फा बी और सी। अल्फा किसके मध्य होता है, बी और सी के मध्य, बीटा होता है ए और सी के मध्य, गामा होता है दोस्तों अपने पास ए और बी के मध्य कोण। ये कौन होते हैं, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपके प्रश्न कितने सही है, कितने आंसर सही है, करेक्ट है, और आपको मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6 पर। क्वेश्चन क्रमांक 6 है फेरी चुंबकत्व किसे कहते हैं स्पष्ट करो, यानी फेरी चुंबकत्व की इसमें आपको परिभाषा लिखना है और इसका डायग्राम बनाना है। तो देखिए पहले हेडिंग लगाना है फेरी चुंबकत्व। फेरी चुंबकत्व होता है जब पदार्थों के डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण का संरेखण, संरेखण का अर्थ होता है जब उसके चुंबकीय आघूर्ण को भरा जाता है, समानांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में असमान होता है, समानांतर और प्रति समानांतर दिशाओं में असमान होता है, तब फेरी चुंबकत्व होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इन्हें गर्म करने पर फेरी चुंबकत्व खो देते हैं और अनुचुंबकत्व बन जाते हैं। यानी यदि आप इसे गर्म करोगे तो ये फेरी चुंबकत्व का तो व्यवहार खो देगा और अनुचुंबकीय क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। तो फेरी चुंबकत्व होते हैं पहले, देखिए पहले दो इसमें भरे जाएंगे, फिर एक, यानी दो तो क्लॉकवाइज, फिर एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर दो क्लॉकवाइज, फिर एक एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार भरे जाते हैं दोस्तों। फेरी चुंबकत्व कहता है ये नियम। और इसके एग्जाम्पल है Fe3O4 मैग्नेटाइट और MgFe2O4 इसके एग्जाम्पल है। जबकि दोस्तों लोह चुंबकीय में एक क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, और प्रति लोह चुंबकीय में पूरे ही क्लॉकवाइज भरते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में भरते हैं, एंटी क्लॉकवाइज यानी एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे भरता है प्रति लोह चुंबकीय में। अगला क्वेश्चन क्रमांक 7 है अपने पास। क्वेश्चन क्रमांक 7 है फ्रेंकल दोष और शोटकी दोष को स्पष्ट करो। फ्रेंकल दोष और शोटकी दोष को क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो देखिए फ्रेंकल दोष और शोटकी दोष क्या कहता है, पहले हेडिंग लगाना है फ्रेंकल दोष, उसके बाद शोटकी दोष। फ्रेंकल दोष, यह दोष उन आयनिक पदार्थों या ठोसों में पाया जाता है, यह दोष उन आयनिक पदार्थ या ठोसों में पाया जाता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है, यानी आयनों के आकार में अधिक अंतर होगा। यह अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश स्थान में चले जाते हैं। वो अभी दोस्तों देखिए आपको मैं डायग्राम से समझाता हूं। यह वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और नए स्थान पर अंतराकाशी दोष उत्पन्न करते हैं। इसे विस्थापन दोष भी कहते हैं। किसे कहते हैं, फ्रेंकल दोष को। इसके एग्जाम्पल है ZnS और AgCl। ZnS और AgCl फ्रेंकल दोष के एग्जाम्पल है। अब देखिए इस डायग्राम से समझिए फ्रेंकल दोष को आप, यानी यह कहता है कि यह अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश, देखिए यहाँ पर मान लीजिए इस प्रकार भरे जाते हैं आयनिक पदार्थ या ठोसों में, ये फ्रेंकल दोष को इस प्रकार भरा जाता है प्लस माइनस इस प्रकार। तो यहाँ पर जो एक डायग्राम खाली बचा है, देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, फ्रेंकल दोष में प्लस और माइनस बराबर नहीं रहते हैं, ये बराबर नहीं होते हैं, यानी आयनों की संख्या समान नहीं होती है, अलग अलग होती है। तो देखिए यहाँ पर प्लस का जो स्थान है वो यहाँ से हटकर ऊपर यहाँ चला जाता है, यानी अंतराकाश स्थान पर चला जाता है, किसी अन्य स्थान पर चला जाता है, आप ऐसे समझिए। तो यहाँ पर यदि कोई भी आयन नहीं है तो ये यहाँ पर क्या रहेगा, खाली। तो खाली को क्या कहते हैं, रिक्तिका दोष हो जाएगा। जबकि ये अन्य स्थान पर चला जाता है अंतराकाश स्थान पर, तो इसे कहते हैं अंतराकाशी दोष। तो यहाँ पर इसकी आयनों की संख्या समान नहीं होती। एग्जाम्पल होता है ZnS और AgCl। अगला है शोटकी दोष। शोटकी दोष में धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर रहती है, यानी जितने धनायन या जितने ऋणायन विस्थापित होंगे उतने ही ऋणायन विस्थापित होंगे, यानी दोनों की संख्या बराबर होगी और दोनों बराबर संख्या में विस्थापित होंगे। यह ठोस पदार्थ के घनत्व को घटाता है ये, जबकि यह नहीं घटाता। ये क्यों नहीं घटाता है फ्रेंकल दोष, वो देखिए, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से प्लस आयन धनायन यहाँ से उठ के गया यहाँ है, लेकिन है तो इसी बॉक्स में, घनत्व तो समान रहता है ना, तो घनत्व समान रहता है। आयनिक ठोसों में ऐसे दोषों की संख्या निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। इसका एग्जाम्पल है NaCl और KCl। तो देखिए
फ्रेंकल दोष, शॉर्टकी दोष में आप देखिए यहाँ से माइनस प्लस माइनस, अब प्लस आता फिर माइनस प्लस, यहाँ से प्लस माइनस, फिर यहाँ से यानी एक तो प्लस चला गया, यहाँ से एक माइनस चला गया, बराबर है, यहाँ से एक माइनस चला गया, फिर यहाँ से प्लस माइनस प्लस, यहाँ से क्या चला गया प्लस, यानी 2 प्लस और 2 माइनस चला गए। ये यहाँ पर इस अंतराकाश स्थान में नहीं जाते हैं बल्कि अन्य स्थान पर चला जाते हैं। और इन पर देखिए धनायन की संख्या भी क्या रहती है, बराबर, धनायन की संख्या बराबर रहती है और ऋणायन की। जबकि यहाँ पर फ्रेंकल दोष में देखिए यहाँ पर एक धनायन ज़्यादा है, यानी संख्या तो यहाँ पर भी बराबर है लेकिन वो अंतराकाश स्थान में चला गया, जबकि यहाँ पर अन्य स्थान पर चले जाते हैं शॉर्टकी दोष। ये पदार्थ के घनत्व को घटा देता है, यानी पहले अलग था लेकिन इस स्थान पर होने के बावजूद ये अलग जगह पर चला जाता है तो उसका घनत्व घट जाएगा, जबकि यहाँ पर उसी स्थान पर है। तो और क्वेश्चन ये आ सकता है कि AgBr किस दोष को दर्शाते हैं। तो दोस्तों याद रखिए AgBr फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों को ही दर्शाता है AgBr। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष में अंतर स्पष्ट करो। तो आपको लिखना है फ्रेंकल दोष ये पदार्थ के घनत्व को नहीं घटाता है, शॉर्टकी दोष पदार्थ के घनत्व को घटाता है। इनमें धनायन और ऋणायन की संख्या बराबर होती है और इसमें भी क्या होती है, बराबर, लेकिन अंतराकाश स्थान पर चले जाते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्रमांक 8 है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और पूछा भी जाएगा दोस्तों। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 11 के 11। तो आपको पहले हेडिंग लगाना है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, ये लगाना है। अब आपको इधर लगाना है गुण, कि कौन कौन से गुण के आधार पर वो अलग है, और एक क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। दोस्तों कभी भी आप कोई सा भी क्वेश्चन यदि अंतर का आ जाए तो आपको ध्यान रखना है पहला पॉइंट कि आप वो डिब्बा में ही बनाएं, डिब्बा मेथड से ही बनाएं तो आपका बहुत अच्छा लगेगा, नंबर भी आपको पूरे में से पूरे देगा। यदि आप उसको पैराग्राफ के हिसाब से बनाएंगे तो आपको नंबर पूरा नहीं देगा, चाहे आप उसको कितना ही अच्छा लिखो, ये याद रखना है। तो देखिए पहला है गुण, आकार की दृष्टि से। आकार में क्रिस्टलीय ठोस निश्चित आकृति होती है, यानी इनकी आकृति निश्चित ज्यामितीय आकार होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की अनिश्चित होती है, अनिश्चित ज्यामितीय आकृति। गलनांक, इनका गलनांक निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप, अभिलाक्षणिक ताप होता है एक निश्चित कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही पिघलते हैं ये क्रिस्टलीय ठोस और निश्चित होता है। जबकि ये अक्रिस्टलीय ठोस को यदि आप ताप के एक प्रास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, ताप और अधिक बढ़ाते जाओगे आप जितने ही आपको ये पिघलते चले जाते हैं। अगली है एंथैल्पी, इनकी एंथैल्पी निश्चित और अभिलाक्षणिक होती है, एंथैल्पी भी इनकी निश्चित तो इनकी अनिश्चित होती है। प्रकृति किसकी होती है, क्रिस्टलीय ठोस की प्रकृति होती है दोस्तों वास्तविक ठोस होते हैं ये, जबकि ये कौन से प्रकृति के होते हैं, आभासी ठोस या अतिस्थितिज द्रव होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। अगला है देशिकता के आधार पर विषम देशिक होते हैं, यानी अलग अलग वैल्यू के लिए इनका मान क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस का अलग अलग, जबकि समदेशिक में समान मान प्राप्त होता है। अब ये भी कणों की व्यवस्था में क्रम दीर्घप्रासी होते हैं ये, और ये यानी कण बड़े होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस में लघुप्रासी होते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा क्वेश्चन था, 8 क्वेश्चन। क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर की टेबल आप एक बार वेरी इंपॉर्टेंट है, बना लीजिए आप भी इस प्रकार की, खोज कर दीजिए, बीच में रोक दीजिए वीडियो को और आसानी से बना लीजिए। क्वेश्चन क्रमांक 9 है अपने पास, अर्धचालकों के मध्य चालकता की प्रास कितनी होती है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों अर्धचालकों के मध्य चालकता की प्रास कितनी होती है, तो अर्धचालकों के मध्य चालकता की प्रास होती है 10⁻⁻⁶ से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, जबकि विद्युत रोधी या कुचालक की होती है 10⁻⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जबकि अर्धचालक की होती है 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये ही लिखना और 1 नंबर आपको ले लेना है। अगला है क्वेश्चन क्रमांक 10, निम्नलिखित किस प्रकार का स्टाइकियोमेट्री दोष दर्शाते हैं, यानी ZNS और AgBr। ZNS कौन सा दर्शाते हैं और AgBr कौन सा दर्शाता है। दोस्तों ZNS तो फ्रेंकल दोष दर्शाता है, ZNS मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में भी बताया था, ZNS फ्रेंकल दोष दर्शाता है, ZNS फ्रेंकल दोष, AgCl भी फ्रेंकल दोष दर्शाता है। और अगला है AgBr। अब मैंने आपको तब भी बताया था कि यदि क्वेश्चन आ जाए कि AgBr कौन सा स्टाइकियोमेट्रिक दोष दर्शाते हैं, तो दोस्तों AgBr फ्रेंकल और शॉर्टकी दोष, AgBr आपको शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों दर्शाता है, ध्यान रखिए। AgBr को आप नोट लगा के लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्रमांक 11 है, अंतः केंद्रीय घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता
संकुलन क्षमता ज्ञात करो। अंतः केंद्रीय घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता, तो अंतः केंद्रीय घनीय संरचनाओं में संकुलन क्षमता होती है 68%। 68% तो मैं आपके पास ऐसे ही आंसर लगा के लिख देता हूं, बाकी आपको इसका डेरिवेशन करना है कि 68% कैसे होता है, आपको डायग्राम बना के लिखना है दोस्तों। इस वीडियो में आपको यदि मैं आपको समझाऊं तो आधा घंटा लग जाए, तो दोस्तों आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप उस वीडियो को देख लेना, 68% होगा। यदि नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो दोस्तों यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और यदि आपको समझ में आ रहा है तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोस। धन्यवाद।